Assalamu alaikum beta. Today we will start physical chemistry. The first chapter is chemical energetics. Many things we have done in AS level और आपको उसका ब्रीफ रिकैप भी दूंगा उसका मैं, और उसके बाद जो है फिर A2 के हम सिलेबस की तरफ आते हैं। तो केमिकल एनर्जेटिक्स, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम केमिकल्स के नाम से ये चैप्टर ओ लेवल से चल रहा है। यहाँ पर इसमें जो है हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो हैं, इसको ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। नंबर वन, डेफिनेशंस हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेशन जो है अगर आपको याद हो तो आई टोल्ड यू कि एएस लेवल ही कैन आस्क यू डेफिनेशन अराउंड 12 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स जो है 12 मार्क्स डेफिनेशन के होते हैं। तो डेफिनेशन जो हमारी अथेंटिक होनी चाहिए, पक्के पार्क्स होते हैं वो जाने नहीं चाहिए। तो डेफिनेशन हमारे पास किस किस चीज़ की आएंगी सर उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन जो है, द फर्स्ट थिंग इज डेल्टा एच एफ मीन्स इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस सिंबल फॉर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स होता है, तो वो उसको आप लोग एएस से रिकॉल कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड form from its constituent elements in their standard states under standard condition. The second is delta C. C stands for combustion. So standard enthalpy change of combustion में होता है कि 1 mole of a substance means element or compound completely burned in excess of oxygen to produce respective oxides. तो ये वाली थी. The third is delta H neutralization, when 1 mole of H ions react with 1 mole of OH ions and produce 1 mole of water. तो न्यूट्रलाइजेशन जो है जिसमें एच आइंस और ओ एच आइन का रिएक्शन होता है। एटोमाइजेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ व्हेन atomization, when 1 mole of gaseous atoms are formed from its element in their standard states under standard condition. Ionization, we have discussed in atomic structure very well, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको किया था हमने, बहुत सारे ट्रेंड्स देखे थे इसके। तो energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to produce 1 mole of gaseous ion. तो उसमें जो है फिर सेकंड भी थी, थर्ड भी थी। तो फर्स्ट आईई, सेकंड आईई एंड थर्ड आईई। इस तरीके से वेपराइजेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड converted into vapors, या 1 mole of vapors is formed from a volatile liquid under standard condition. Bond energy, when 1 mole of a particular bond are broken down, या 1 mole of bonds are formed, तो उसके लिए जो है ये डेफिनेशन थी ना। ये जितनी भी ब्लू में थी सारी की सारी एएस का पार्ट था ना। A2 के लिए हमने कलर चेंज किया, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग इज LE. LE स्टैंड्स फॉर लैटिस एनर्जी, एंड इसको हमने डिटेल में देखना है, लैटिस एनर्जी। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये भी हमने डिटेल में देखना है। द HYD स्टैंड्स फॉर हाइड्रेशन, एंड SOL या SOLN इट स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन। देखिए इन दो डेफिनेशन को मैंने करवाया था, आपको हल्का सा टच दे दिया था इसके बारे में, एंड द प्रॉब्लम वाज के दिस इज अ पार्ट ऑफ A2। फिर जो है इन्होंने एक दफ़ा अक्टूबर में ये उठा के दे दिया था ये दो डेफिनेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन, एंड देन दे हैव इंक्लूडेड इन AS के पार्ट में इसको लेके चले गए थे। हमने ये डेफिनेशन आपको करवाई थी, 12 की डिटेल यहाँ पे आ गई, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स थे उनकी सॉल्युबिलिटी जो है उसको हमने इन दोनों डेफिनेशन की बेस के ऊपर समझाना है। तो हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद वापस आते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन जो है एनर्जी की, वो हमारे पास 3 वेज थे। एक था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करते थे हम, किसी पॉलीस्टाइरीन के कप में, प्लास्टिक कप में जो है एक पर्टिकुलर जो है अमाउंट जो है वाटर की ले लेते थे, तो ये हो जाता था मास ऑफ वाटर। ठीक है, और उसका जितना वॉल्यूम होता है वो, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है, वो इसकी जगह पे इंक्लूड कर सकते थे। स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सोल्यूशन, डेल्टा टी बिफोर एंड आफ्टर टेम्परेचर जो होता है उसका डिफरेंस। दिस शुड बी इन केल्विन, बट केल्विन का और सेल्सियस का जो डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 वो सेम आता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास जूल में, क्योंकि ग्राम में यूनिट लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिजिक्स में केजी में लेते हैं तो किलो जूल आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि माइनर क्वांटिटीज होती हैं, छोटी क्वांटिटीज होती हैं, माइक्रो लेवल स्टडी है केमिस्ट्री, तो वी टेक द यूनिट ग्राम। तो इसका आंसर जो है जूल में आएगा एक्चुअली, लेकिन 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बिकम किलो जूल। मतलब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब जो है ये किलो जूल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको, आपने जब क्वेश्चंस के सॉल्व किए थे, यू नो वेरी वेल कि आपसे पूछता था कि एनर्जी चेंज कितनी होगी, तो हम ये निकालते थे पहले, जूल में निकाल के नहीं बताते थे इसको। ठीक है, इस तरीके से जो है फिर इसको पर मोल से डिवाइड कर देंगे। मोल जो है मास अपॉन एमआर से भी निकाल सकते हैं, एंड सी इंटू वी से भी निकाल सकते हैं। तो मोल से जब डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा किलो जूल पर मोल। एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट के ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एंडो और एक्सोथर्मिक प्रोसेस बना देगा। इफ द टेम्परेचर राइजेस तो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा उसका। इफ द टेम्परेचर फॉल उसमें आपका पॉजिटिव साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दिस फार्मूला कैन बी यूज डायरेक्टली टू फाइंड एंथैल्पी चेंज। दिस इज अ डायरेक्ट वे।
जिसमें टेम्परेचर चेंज जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, तो हम उसके लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। अब ऐसे रिएक्शन जिनके लिए हम ये काम नहीं कर सकते, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो फोटोसिंथेसिस में इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो लीव्स के ऊपर हम थर्मोमीटर बांध नहीं सकते और हम लैब में ये काम करवा नहीं सकते, तो उसके लिए जो है हम ये यूज़ करते थे हैसेस लॉ। ठीक है, हैसेस लॉ इनडायरेक्ट वे होता है कि जो है अगर आप फॉर एग्जांपल जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है उससे आपके पास ग्लूकोज बनता है, तो वो आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, आप वाटर की फॉर्मेशन, आप ग्लूकोज की फॉर्मेशन वगैरह की वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए ऑल्टरनेट वे, तो हैसेस लॉ स्टेट्स द रिएक्शन, the change in enthalpy change is independent of path. Either you go A to C directly, A to C डायरेक्टली चले जाएं, या फिर A to पहले B बनाएं और B से फिर C बनाएं, या इस तरीके से चले जाएं, दोनों की इंथैल्पी चेंज जो है वो बराबर होगी। तो इसमें जो है आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो इसमें मैंने ये जो आपके पास जो जनरल इक्वेशन जो है जो ब्लैक में दी हुई है, तो दैट इज डेल्टा एच आर, तो हमने ये लिखा, फिर ऑल्टरनेट वे में हमने एक एरो खींच दिया, जो एरो हमारे साथ होगा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और जो एरो हमारे अगेंस्ट जाएगा मीन्स आई एम मूविंग टुवर्ड दिस साइड एंड ये एरो उल्टा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को हम साइन को चेंज कर देते थे, तो इस तरीके से इंथैल्पी चेंज हम निकाला करते थे। दिस इज हैसेस लॉ, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड थे। few questions were based on bond energy and that is for covalent bond। जो कोवलेंट कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, तो उसमें जो है बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द फार्मूला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये फार्मूला यूज करते थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारे पास। इसके बाद जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स होती थी, जिसके बारे में यू नो वेरी वेल के एंडो एक्सो की डेप्थ। हाँ, हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप 3 स्टेप वाली जो आ जाती थी डायग्राम्स, उसको बनाना हमने पूरा उस पर काम किया था, तो अभी भी उसको देख लेंगे थोड़ा सा जाके आगे। ये सारे का सारा जो है एएस का चल रहा है यहाँ पर अभी। पहले हम डेफिनेशन को निपटाते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज लैटिस एनर्जी, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी या लैटिस एनर्जी, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें मैं अगर इसको बेसिक स्टेम को आपको पता है कि इन ऑल द डेफिनेशंस वी हैव यूज्ड दिस थिंग व्हिच आई एम रिमूविंग। चलें, इसको मैं रहने देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो आपको पता है कि ये हम किसी भी डेफिनेशन के लिए बात स्टार्ट करते थे, इंथैल्पी चेंज एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये वाली बात हम हमेशा करते थे किसी भी डेफिनेशन के लिए। अगर फॉर्मेशन होती थी उसमें भी करते थे, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड स्टेट्स स्टैंडर्ड कंडीशन। इस तरीके से कंबशन की बात करते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। न्यूट्रलाइजेशन की बात करते थे, व्हेन 1 मोल ऑफ एच आयन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ OH आयन, तो ये चीज़ रहती थी। अब इसकी बेसिक स्टेम जो है हमें याद होना चाहिए, ये ब्लू वाला पार्ट तो आपको याद ही रहता है, तो हम उसकी तरफ आते हैं कि वो इसमें एक्चुअली है क्या। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा पक्का कर लें कि क्या कहना क्या चाह रहा है इसमें। इसमें ये बता रहा है कि 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म, ठीक है जी, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक जो है होते ही सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी दे आर ऑलवेज सॉलिड। उसकी वजह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उनको ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड सो दे एक्वायर सॉलिड स्टेट। तो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पर गैशियस आयन्स आएगा। ठीक है, अगर एलिमेंट से करते हैं तो फिर वो फॉर्मेशन हो जाएगी, जबकि यहाँ पे हम लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो किस चीज़ से बनना चाहिए, अपने गैशियस आयन्स से बनना चाहिए इसको। ठीक हो गया जी। तो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स गैशियस आयन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को मैं पूरा कर देता हूँ। अच्छा, अब ये वाली बात आपको बता दूं, यहाँ पे वापस आते हैं हम। ये जितनी भी रेड में डेफिनेशन आ रही हैं, ये अगर आपसे पूछी जाएंगी तो 2 मार्क की होगी। 2 मार्क्स में से 1 मार्क आपके पास इसका है ब्लू वाले पार्ट का, और 1 मार्क आपके पास ग्रीन वाले का है। ग्रीन इज अ बेसिक स्टेम, अगर आपका ग्रीन सही नहीं है तो फिर आपको ये वाला मार्क भी नहीं मिलेगा ब्लू वाले का। ठीक है, तो आपका बेसिक स्टेम सेट होना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैशियस आयन्स जो है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये वाला इसका काम हो जाएगा। अब देखिए, अगर पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, हम आपके सामने इसको हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मामला हो रहा है। देखिए, ये 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड है, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, एंड यहाँ पे मैंने यूज किया सोडियम एलिमेंट एंड क्लोरीन एलिमेंट यूज किया है। तो दिस इज नॉट लैटिस एनर्जी। वजह, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड ट्रू फ्रॉम इट्स गैशियस आयन्स, तो ये गैशियस आयन्स तो नहीं है ना, ये तो एलिमेंट्स हैं।
अगर एलिमेंट से कोई चीज बनती है, वन मोल बनता है किसी कंपाउंड का, दिस इज नोन एज फॉर्मेशन। अगर यही बात जो है हम इस पे अप्लाई करते हैं, इसके आयंस बनाने, और आयंस हमेशा दो होते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड में दो आयंस होंगे, उनका नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन मतलब यहाँ पे 2 सोडियम हो सकते हैं, 5 क्लोरीन हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब वो इस फार्मूला के हिसाब से, लेकिन आयंस दो ही होंगे। ठीक है, इसको और भी हम एलोबरेट करते हैं। इस तरीके से इसकी हम जो है लैटिस एनर्जी की अगर बात करते हैं, तो हियर वी हैव अ 2 आयंस, वन इज अ मैग्नीशियम, द अदर इज अ सल्फेट। तो इसकी बेस के ऊपर जो है ये सारा काम हो जाएगा। तो इनको मैं जरा आपको वापस दिखाता हूँ कि इसमें क्या था। द फर्स्ट डेफिनेशन इज, दिस इज फॉर्मेशन बिकॉज वन मोल इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। लैटिस एनर्जी ये है, क्यों? क्योंकि गैशियस आयंस जो हैं उससे बन रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे देखें गैशियस आयंस 1 मोल बन रहा है, तो दिस इज आल्सो लैटिस एनर्जी। अब उसने अगर कहा कि आप जो है इसके लिए लिखें, इसके लिए आयंस बनाने की कोशिश करें, तो आपको पहली बात, इससे आयंस बनाना आपके लिए मसला हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि जब कोई कोवलेंट होता है तो उसकी लैटिस एनर्जी हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। लैटिस एनर्जी का जो टर्म है वो आयनिक सॉलिड्स के लिए आता है। यहाँ पर हम इसको दोबारा हाईलाइट करके दिखाते हैं कि अगर आयनिक होगा तो लैटिस एनर्जी होगी, अगर कोवलेंट है तो उसकी लैटिस एनर्जी नहीं हो सकती। तो हमने इसको, हमसे पूछा तो हमने हटा दिया इसको कि ये नहीं हो सकता। इस तरीके से यहाँ पर अगर आते हैं हम, तो अगर आपको याद हो कि किसी इस कंपाउंड के लिए अगर करना है आपको, तो आपने क्या किया, ये सॉलिड लिख दिया, इसके दो एंड्स एक्स और वाई बना दिए। ये जो नंबर होते हैं कोफिशिएंट, आपको याद हो तो ये यहाँ पे चला जाता है, मीन्स में आई कैन यूज पेन, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा, तो उसकी बेस के ऊपर ये फार्मूला बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो उसका फार्मूला बन रहा है। इसी के बेस के ऊपर नीचे एक एग्जाम्पल दी हमने। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर देखते हैं कि क्या, बल्कि इसको मैं आगे कुछ एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगा, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पर दो आयंस होंगे, एक कॉपर आयन होगा, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होगा। तो दो आयंस लिख दिए हमने। अब कॉपर एक था तो हमने एक लिख दिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे दो बन रहे हैं तो हमने यहाँ पे दो लगा दिया इसके साथ। तो ये इस तरीके से होगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन को गौर से देखें, देखिए यहाँ पे इक्वेशन भी 2 मार्क की होगी, और अगर डेफिनेशन आएगी वो भी 2 मार्क की होगी। द इक्वेशन जो है, इक्वेशन में एक मार्क जो है आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, दूसरा मार्क स्टेट सिंबल्स का। If we look at this equation, gas and these are ions, when they become solid means there is a bond formation, they have force of attraction between them, and electrostatic forces की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो ये जाके सॉलिड होगा, एक लैटिस बन जाएगा। तो डेल्टा एच ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच लैटिस जो है हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, वजह आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ये मैंने दो स्टेरिक लगाए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। From lattice energy value we can conclude which compound is more stable and which compound is less stable। उसकी बेस के ऊपर जो है अगर हम बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि more exothermic the lattice energy, more stable the compound। कहते हैं जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल दी आपको समझाने के लिए कि NaCl है आपके पास, सोडियम क्लोराइड, एंड आपके पास है पोटेशियम क्लोराइड। इसकी वैल्यू जो है वो ये आ रही है, इसकी वैल्यू जो है वो ये आ रही है। अब नेगेटिव साइन तो दोनों में है, इसका मतलब रिएक्शन, क्योंकि ये होता ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नाउ दिस वैल्यू इज हाई, जबकि दिस वैल्यू इज लो। जब हाई होगी वैल्यू, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर लो वैल्यू होगी, जब भी कंपैरिजन आएगा तो जिसमें जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बात जो हमने ऊपर ग्रीन में फ्रेज की है कि मोर एक्सो द लैटिस एनर्जी मोर स्टेबल द कंपाउंड। इस बेस के ऊपर हमने नीचे एग्जांपल दी है, बिकॉज इट्स वैल्यू इज हाई मोर एक्सो, जबकि इसकी वैल्यू जो है लेस एक्सो, तो इसका मतलब दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है जी। इसके अलावा जो है आप जो है वापस आते हैं लैटिस एनर्जी के ऊपर। आपसे उसने कह दिया कि आप जो है इन कंपाउंड्स की इक्वेशन बना दें लैटिस एनर्जी के लिए। हमने सबसे पहला काम किया ये हमें दे दिया उसने कंपाउंड, इनका 1 मोल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 1 1 1 लाजमी है, 2 मोल्स नहीं होने चाहिए। तो ये तो हमने लिख दिया। अब इसमें आयंस कितने होंगे, ये हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। क्या बोला था आपसे कि 2 आयंस होंगे, किसी भी केस में 2 आयंस होंगे, तीसरा आयन हो ही नहीं सकता। तो आपने यहाँ पर लिखा, एक हो गया आपके पास Mg, एक हो गया आपके पास M। नेक्स्ट वाले में आते हैं, आपके पास हो जाएगा कैल्शियम, और फिर हो जाएगा आपके पास NO3 नाइट्रेट। इस तरीके से नेक्स्ट वाले में आते हैं, आपके पास हो जाएगा सोडियम, और आपके पास हो जाएगा सल्फेट। आपके पास हो जाएगा पोटेशियम, और आपके पास हो जाएगा हिया। नंबर 1 बात। दूसरी बात, गैशियस होना चाहिए, तो हम पहले सबसे पहले लगाते हैं गैस गैस एंड गैस एंड गैस एंड गैस एंड गैस एंड गैस। डेफिनेशन में लिखा था कि आयंस गैस फॉर्म। अब इनके ऊपर चार्जेस क्या होंगे, वो चार्जेस जो है आप लोग लगा सकते हैं इनकी पोजीशन देख के। जैसे ग्रुप 2 का होता है तो +2 होगा,
ये ग्रुप 5 का है तो -3 चार्ज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले में कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो +2। नाइट्रेट पे चार्ज आपको याद है कि -1 होता है, सोडियम पे चार्ज +1, सल्फेट पे चार्ज 2 माइनस होता है, इस पे चार्ज +1, इस पे चार्ज माइनस होता है। Now, the last thing is, if you look at this, magnesium, there are 3, nitrogen, there are 2. Now, the last thing, आपको यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 3 मैग्नीशियम लगाने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, स्टेट सिंबल हमने पहले लगा दिया। सेकंड वाले में कैल्शियम एक ही है, नाइट्रेट की जगह पे हमने 2 लगा दिया। इसमें 2 सोडियम है, सल्फेट एक ही था, ऐसे रह जाएगा, जबकि दोनों में एक एक था। तो पहली बात, किसी भी हमें कंपाउंड की अगर लैटिस एनर्जी लिखनी हो तो उसके लिए करना होता है। फॉर एग्जांपल वो हमसे कहता है कि आप जो है लिख दें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। आपको पता है इसका चार्ज होता है +3, इसका चार्ज होता है -1, तो इसका फार्मूला बन जाएगा ये। अब आपने इसके ऊपर से इसको हटा दिया चार्जेस को, आपने सबसे पहले लगा दिया यहाँ पे सॉलिड। फिर मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आपने 2 लिखने, ये भी गैस होना चाहिए और ये भी गैस होना चाहिए, ये भी लिख दिया। आयन कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा एल्यूमिनियम और एक हो जाएगा HCO3। एल्यूमिनियम का चार्ज आपको पता है कि ग्रुप 3 का है तो +3 होगा, इसका चार्ज आपको पता ही है। एल्यूमिनियम एक है, ये 3 है, आपने इधर फिर आखिर में 3 लगा। इस तरीके से हम किसी भी, तो इसमें किसी भी इक्वेशन को उठा के देखें, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो आपको इसको डिफाइन करना है या इसकी इक्वेशन लिखनी है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे एक बात बोली थी कि कंपाउंड, इससे पहले अगर मुझसे कोई कहता कि यार सोडियम क्लोराइड इज अ मोर स्टेबल या पोटेशियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल, तो मैं कुछ बता नहीं सकता था एएस की नॉलेज की बेस के ऊपर। नाउ ऑनवर्ड आई कैन से कि सोडियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल। वजह, when I have the lattice energy value, अगर कोई लैटिस एनर्जी मुझे वैल्यू बता देगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा भाई कंपाउंड मोर स्टेबल है। देखिए जिस कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो गैशियस फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, इट विल मूव, इफ इट मूव इट कैन कोलाइड एंड रिएक्शन हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब जिस कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होती है वो रिएक्शन कर सकता है। एंड इफ अ कंपाउंड हैज लोएस्ट एनर्जी या लीस्ट एनर्जी, उसकी एनर्जी सारी निकल गई है, रिलीज हो गई है, तो इट कैन ओनली वाइब्रेट, हल्का हल्का वाइब्रेट कर सकता है सॉलिड में। तो जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा, स्लोली मूव करेगा, तो इट कैन नॉट इफेक्टिवली कोलाइड, तो रिएक्शन चांसेस आर नेग्लिजिबल, तो उस वक्त वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इस बेस के ऊपर जो है हमने इनके लिए ये बात आपको एलोबरेट की है कि ऐसा क्यों होता है कि एनर्जी जब ज्यादा रिलीज होती है ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाता है। तो किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन जब ज्यादा एक्सो होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है जी। तो इस पे अब जब ये क्राइटेरिया हमारे पास बन गया कि ज़्यादा स्टेबल या कम स्टेबल का, तो इसमें हमें जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसका हमें पता होना चाहिए ताकि ये बात जो है हमारी क्लियर हो जाए। तो अब आगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, कि लैटिस एनर्जी अगर वाकई लैटिस एनर्जी इज अ क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, तो उसमें कौन से फैक्टर्स जो है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें किस वजह से जो है इसकी जो है स्टेबिलिटी का जो है वो मामला जो है लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी कम होगी। पहली बात, अगर लैटिस एनर्जी दे दे तो फिर हम बड़े आराम से बता देंगे। दूसरी बात, अगर हमें लैटिस एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता तो हम उसके लिए खुद निकाल सकते हैं क्या? जी निकाल सकते हैं। उसका आंसर है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, कि कौन कौन से फैक्टर्स लैटिस एनर्जी को जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, तो दैट इज एक्चुअली फोर्स। देखिए नंबर 1 जो है लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है चार्ज। देखिए जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ही कॉम्पैक्टली पैक होंगे और उस वक्त उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्यों? अगर उसकी कम एनर्जी रिलीज होगी तो वो वाइब्रेट करेंगे, जब ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक हो जाएंगे तो दे कैन ओनली वाइब्रेट, तो दे रिलीज मैक्सिमम एनर्जी। तो हायर द चार्ज ऑन आयंस मोर एक्सोथर्मिक विल बी द लैटिस एनर्जी। मतलब इन दोनों की अगर बात करें तो मैंने सोडियम और मैग्नीशियम, इनका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दोनों एडजेसेंट हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, दोनों के शेल सेम होते हैं। इस वक्त दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो साइज तकरीबन सेम है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, तो ये कॉम्पैक्टली पैक होगा, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो पहली बात, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसमें -2 चार्ज आ रहा है, इसकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। दूसरी बात जो है वो है साइज ऑफ आयन। अब देखें ये दो आयन से दोनों का चार्ज बराबर है। अब इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें ज्यादा बनेगी? जिसका साइज छोटा होगा। जब साइज छोटा होगा तो दे कैन कॉम्पैक्टली पैक, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे।
एक दूसरे के अंदर जो है वो चले जाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जितनी ज्यादा फोर्स डेवलप हो। तो सोडियम जो है इसमें अब लैटिस एनर्जी इसके साथ इन्वर्सली है, चार्ज के साथ डायरेक्टली था, देखें चार्ज के साथ डायरेक्टली है, लेकिन साइज के साथ इन्वर्सली है। एक्चुअल साइज जो होता है किसी भी आयन का, दैट इज गिवन इन डेटा बुकलेट, लेकिन हम जो है जब हमें ये एक्चुअल साइज बताना ही नहीं होता एंड वी हैव टू यूज लार्जर और स्मॉलर, तो वी कैन यूज देयर मास नंबर। इट्स मास नंबर इज 23, इट्स मास नंबर इज 39, तो इट इज अ स्मॉलर एंड इट्स अ लार्जर। तो इसमें जो है लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली दीज टू आयंस हैव अ सेम चार्ज, but due to smaller size of oxide ion, its lattice energy will be more exo. तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि smaller the size of ion, more energy will be released. Now, if we conclude these two reactions, दोनों equations को, इसको और इसको, तो lattice energy चार्ज के साथ डायरेक्टली है, तो lattice energy चार्ज के साथ डायरेक्टली हो गई यहाँ पर, ठीक है। lattice energy साइज के साथ इन्वर्सली है, तो यहाँ पर इन्वर्सली हो गई। और ये जो चीज़ बनी है इसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। ये हमने इससे पहले भी यूज़ किया है, किसी भी आयन के लिए वर्ड यूज़ होता है, इसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी। तो चार्ज डेंसिटी जिस आयन की, अब अगर ऐसा ही था तो अ क्वेश्चन अराइज इन द माइंड कि व्हाई आई हैव नॉट स्टार्टेड विद द चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली व्हेन वी हैव टू राइट द आंसर वी शुड हैव सम एप्रोप्रिएट टर्म्स। हमारे पास मार्क्स पूरे उठाने के लिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए, हमें वो वर्ड्स करने चाहिए, तो मैं बार बार उनको यूज़ करूंगा ताकि जो है आपको लिखना आ जाए। तो कंक्लूजन ये आया कि जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, higher the charge density of ion, stronger the electrostatic forces and more exert will be the lattice energy. जितना ज्यादा उसका चार्ज होगा, जितना छोटा उसका साइज होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बनेंगी, उतने ही कॉम्पैक्टली पैक होंगे एंड मोर एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है जी। तो इट मींस इसका कंक्लूजन यही निकला कि लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है फोर्सेस के ऊपर, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बन जाए। अब फोर्स आपको पता है कि चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज उसका छोटा होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, वो कहता है कि आप जो है प्रिडिक्ट द लैटिस एनर्जी ऑफ ईच ऑफ एंड एक्सप्लेन इट। 2 मार्क के लिए लिखना है आपको। मैं इसको जरा हटा देता हूँ, मैं आपके सामने लेके आ गया इधर। इन दोनों में से आपको लैटिस एनर्जी जो है प्रिडिक्ट करनी है कि किसकी ज्यादा होगी। हमने क्या किया, इसमें एक चीज तो कॉमन थी, इसको मैंने उड़ा दिया, इग्नोर कर दिया, दोनों में कॉमन है। इसका चार्ज, इसका साइज कॉमन है, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर जजिंग देयर लैटिस एनर्जी। नाउ द थिंग, अदर थिंग इज, मैं यहाँ पर इसका चार्ज जो है लिख दूँ, मेंशन कर दूँ, तो +1 होता है, इसका भी चार्ज +1 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज भी इसका जो है केटाइंस का, केटाइन डिफरेंट है नो डाउट, केटाइन विल बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर देयर डिफरेंट लैटिस एनर्जी। एंड नाउ वी हैव टू सी फर्स्ट थिंग देयर चार्ज, चार्ज तो बराबर निकला। अब साइज की बात करते हैं। इसका चार्ज 1 आया, इसका भी चार्ज 1 आया। इसका मास जो है, मैं एक्चुअल तो इसका रेडियस जो है मुझे कहाँ से मिलेगा, डेटा बुकलेट से, लेकिन मैं इसके एम को यूज कर रहा हूँ, इसके ए को यूज कर रहा हूँ, तो उससे भी मेरे पास जो है ये काम हो जाएगा ना। अब देखें कि किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, किसकी वैल्यू कम आएगी। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम आ जाएगी। इसका डिनोमिनेटर कम था तो इसकी वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगी। इट मीन्स इट्स चार्ज डेंसिटी इज हायर एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज लो। अब इसका 2 मार्क के लिए लिखेंगे कैसे, मैं डायरेक्ट चार्ज डेंसिटी की बात नहीं कर सकता, तो मुझे देखना है बेसिकली जो फैक्टर निकला है इनका, वो क्या निकला है, वो इनका साइज निकला है, मतलब देयर साइज। तो वी विल स्टार्ट विद द साइज, देन द चार्ज डेंसिटी एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। सी द आंसर विल बी ड्यू टू स्मॉलर size of sodium ion than potassium ion, its charge density is higher than potassium ion. Stronger electrostatic forces results in more exolattice energy. दोबारा बोल रहा हूँ, due to smaller size of potassium ion, due to smaller size of sodium ion than potassium ion, its charge density is higher than potassium ion. Stronger electrostatic forces resulting in more exolattice energy. अब इसको मैं सबको साफ कर देता हूँ, और यही बात जो है हमने यहाँ पर आपको लिख के दी हुई है, तो ये फाइल आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो देखें जरा इसमें हमने क्या लिखा है। ड्यू टू स्मॉलर साइज, आयनिक साइज ऑफ सोडियम देन पोटेशियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, सो लैटिस एनर्जी विल बी ग्रेटर या मोर एक्सो। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में आते हैं हम, यहाँ पर अगर आ गए हम, तो यहाँ पर फिर देखेंगे क्लोराइड इज अ कॉमन। अब इसमें आप यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज
कि देयर इज अ वन क्लोराइड आयन एंड इन द मैग्नीशियम टू क्लोराइड आयन, इसका फैक्टर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी में इफ यू रिमेंबर द लैटिस, तो उसमें होता ये कि अगर आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कुछ भी है, इट विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिव आयंस, बी सारे के सारे इसको सराउंड किए होते हैं। तो जो इनके दरमियान फोर्स बनती है वो ये वाली फोर्स बनती है। तो लैटिस में अरेंजमेंट जब ऐसी होती है तो हमें आयन जितने चाहें वो, तो फार्मूला, ये तो फार्मूला की वजह से टू लिखा हुआ है इसको, इसके चार्जेस की वजह से जो फार्मूला बनता है। लेकिन लैटिस में जो अरेंजमेंट होती है वो तो एक जैसी होती है। तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज कि यार इसमें दो आयन्स हैं या इसमें एक आयन है, उससे कंफ्यूज ना, बल्कि आपको देखना है आयन्स को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करते हैं कि अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर वी हैव chloride ion is a common again, and we have to ignore it. So here chloride is a common, and now we have to see the other thing. Magnesium carries +2 charge and sodium carries +1 charge. So the size is almost same. Now we can start with the charge, and we can say the lattice energy of magnesium chloride will be higher than sodium chloride. And जब लिखना होगा 2 मार्क के लिए हम कुछ ऐसे लिखेंगे, due to higher charge of magnesium ion than sodium ion, its electrostatic force will be stronger. Sorry, due to higher charge of magnesium ion than sodium ion, its charge density is higher than sodium ion, so stronger electrostatic forces resulting in more exothermic lattice energy. यही बात जो हमने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पर चार्ज का फैक्टर आ जाएगा, तो हायर हमने चार्ज लिखा। देखिए चार्ज या साइज से बात स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज फैक्टर आ रहा है, चार्ज लिख दिया। उसके बाद फिर हम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, और उसके बाद हम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करेंगे या वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करेंगे, राइट। आप उसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये हमारे बोर्ड में तो नहीं था, अभी तक नहीं आया ये क्वेश्चन, किसी और बोर्ड से उठाया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर उसने कहा है कि वाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, वाई इट इज डिफिकल्ट, एंड 5 मार्क्स। जब ये मैंने दिया मॉक में तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ 1 या 2 मार्क्स इसमें ऑब्टेन किए, एंड दे हैव लॉस्ट 3 मार्क्स बड़े आराम से। वजह यह है कि प्रेजेंटेशन इज अ स्टाइल, तो प्रेजेंटेशन जो है वो सही तरीके से अगर नहीं कर सकते तो मसला है। हालांकि इसको देख के बड़े आराम से बच्चों को समझ आ गया था कि कोई प्रॉब्लम तो है इसमें, और वो प्रॉब्लम उन्होंने, लेकिन वो लिख नहीं सकते। और लिखना क्या था, किस तरीके से लिखना था, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें तो हम देखते हैं इसका चार्ज सोडियम का जो है दैट इज +1, ठीक है जी, एंड इसका मास जो है वो इतना आ रहा है। जबकि इसकी केटाइन को अगर कंपेयर करते हैं, इसका चार्ज भी +1 है, ये दोनों में कॉमन हो गया, लेकिन इसका साइज जो है छोटा, इसका साइज बड़ा है। तो अगर इस बेस के ऊपर सिर्फ केटाइंस को कंपेयर किया जाए तो फिर किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, सोडियम सल्फाइड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड इफ वी सी एनाइंस, तो एनाइंस के साइज और चार्ज की बात करते हैं, तो इसका चार्ज सल्फाइड का भी -2 होता है, ग्रुप 6 का है, इसका भी -2 चार्ज होता है, ग्रुप 6 का है। इसका मास जो है 32 है, इसका मास 16 है, उसमें एक शेल ज़्यादा एक शेल कम, तो इसका साइज का इशू आ गया। अब इस बेस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी जो है वो ऑक्साइड आयन की ग्रेटर बनेगी एज कम्पेयर टू सल्फाइड आयन के, तो इस लिहाज से पोटेशियम ऑक्साइड जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक का केटाइन, एक में केटाइन जो है अगर केटाइन के साथ कंपेयर करें तो सोडियम सल्फाइड विंस, उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। इफ वी कंपेयर द एनाइन चार्ज डेंसिटी देन पोटेशियम ऑक्साइड विल विन। तो इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो बच्चों ने ये बात लिख दी कि इसका कॉमन आयन नहीं है इसमें, इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन 1 मार्क्स था ये। तो उसने जो बच्चों को जो बात समझ आई थी उसको लिख नहीं सके, तो हम सबसे पहले जो इसके मार्क्स उठाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इनके केटाइंस को कंपेयर करेंगे, फिर इनके एनाइंस को कंपेयर करेंगे, तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन 2 मार्क के लिए हो जाएगा हमारे पास कि केटाइन को कंपेयर करें। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, its charge density of sodium ion is greater than potassium ion. So lattice energy of sodium sulfide should be greater. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है should be greater, इसकी ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो 2 मार्क के लिए हो गया मेरे पास। अब इसके बाद एनाइंस को जब कंपेरिजन करते हैं तो एनाइन में देखें अगर आप, तो हम इसमें फिर वही बात लिख रहे हैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्साइड आयन its charge density will be greater than sulfide ion. Thus lattice energy of potassium oxide should be higher. यहाँ पर फिर हमने वैल्यू वर्ड यूज किया कि हमने ये नहीं कहा कि ज्यादा होगी, हम कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी हायर। तो 2 मार्क हो गए। एंड द लास्ट मार्क इज 1 मार्क के लिए जो हमारे पास लिखना था हमने, वो ये था कि सिंस देयर इज नो कॉमन आयन,
सो कंपैरिजन इज डिफिकल्ट, तो इसको कंपेयर करना मुश्किल था। तो ये 5 मार्क का जो क्वेश्चन दिया था और जो है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, तो इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए और आप जो है उसके लिए थोड़ा सा सोचें कि क्या लिखना है। और ये बार बार आपको एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में मसला ना हो। हमारे अगर आंसर सही हो, इसका जीटी कम जाने की वजह जो है वो यही है कि बच्चे जो है सही तरीके से इसको एलोबरेट नहीं कर सकते इनके क्वेश्चन को, तो ये वाला मामला चल रहा होता है ना। आखिरी चीज़ जो है कुछ आपको इसमें ट्रेंड दिखा दें कि क्या मामला होगा। इफ़ वी हैव जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 क्लोराइड्स, उनका क्या ट्रेंड चलेगा। मतलब लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड रुबीडियम क्लोराइड, ये कुछ लिख दिया मैंने। और यहाँ पर इस एक्सिस पे लैटिस एनर्जी दे दी। ठीक है जी। लैटिस एनर्जी जो है वो इनकी नेगेटिव में चल रही होती है, तो इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू जो है फिर कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू फिर और कम हो जाएगी। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन जो कर्व आएगी, तो मैं चले स्ट्रेट लाइन कर देता हूँ इसको, ऐसा कर देते हैं इसको, इस तरीके से चलेगा। उसकी वजह क्या आ रही है? उसकी वजह ये आ रही है कि लिथियम जो है, फिर सोडियम जो है, और फिर जो पोटेशियम है, और फिर जो रुबीडियम है, इन सब के पास चार्ज जो है +1 है। लेकिन साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ जो है छोटा है, इसका साइज़ से बड़ा हो जाएगा, इसका साइज़ से भी बड़ा हो जाएगा, और इसका साइज़ से भी बड़ा हो जाएगा। तो जितना बड़ा साइज़ हो जाएगा उतनी लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। तो अगर जो है वैल्यूज़ को कोट करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है, अगर इसकी है -1 -2000, तो इसकी वैल्यू जो है -1700, इसकी वैल्यू जो है -1000, इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है -500 हो जाएगी। तो इस तरीके से इनका जो है वो चल रहा होगा। ये माइनस जो है, सॉरी मैंने पहले गलत कर दिया था, वो इसलिए कि ये माइनस जो है 10 इंडिकेट के एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब जो है ओनली दिस नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट करती है आपको कि दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो। लेकिन एनर्जी का जो है, एनर्जी की अमाउंट निकल सबसे रही है, लेकिन ज़्यादा किससे निकल रही है? जिसका साइज सबसे छोटा होगा, जिसकी चार्ज से सबसे ज़्यादा होगी। इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इस तरफ जो है हमारे पास एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो इस तरफ से जब इस तरफ जाते हैं हमारे पास साइज ऑफ कैटाइंस इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी decreases, electrostatic forces becomes weaker, so lattice energy decreases। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में किसी जगह पे हम इसको ट्रेंड को वी कैन शो इट। तो ये हमारे पास ये लेटेस्ट एनर्जी का था पूरा। इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल स्टार्ट द अदर डेफिनेशंस। तो इसको हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। टेक केयर बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।